तो देखो यहाँ पे लिखा है सम टाइम द इंटरनल सोर्सेज में भी ड्राई अप। कई बार ऐसा होता है कि इंटरनल सोर्सेज ड्राई अप हो जाते हैं। ड्राई अप होने का मतलब होगा यहाँ पे कुछ काम के नहीं रहते। ठीक है, ये इंग्लिश के मुहावरे होते हैं, है ना। तो याद रखना, सम टाइम इंटरनल सोर्सेज में भी ड्राई अप, कुछ काम के नहीं रहते। सो इट बिकम डिफिकल्ट टू फाइंड अवर द रिक्वायर्ड पर्सनल फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से अब हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल रिसोर्सेज से हम रिक्रूटमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि वो ड्राई अप हो चुका है, सूख गया है। अंदर से अब कोई हमको अच्छा एम्प्लॉय नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, इन दिस केस ऑर्गेनाइजेशन हैज टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड पर्सनल फ्रॉम द आउटसाइड। इन केस में, इस केस में फिर हमको क्या करना पड़ता है, आउटसाइड यानी बाहर से, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से रिक्वायर्ड पर्सनल को क्या करना पड़ रहा है, फाइंड आउट करना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिसोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। और उन रिसोर्सेज को जो फर्म के बाहर है, वहां से अगर आप कोई कैंडिडेट को, एम्प्लॉय को, पर्सनल को सिलेक्ट कर रहे हो, रिक्रूट कर रहे हो, ठीक है, रिक्रूट कर रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। व्हेन द कैंडिडेट और personnel is recruited आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जब आप उसको कहां से रिक्रूट कर रहे हो, आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो कहलाएगा आपका एक्सटर्नल सोर्सेज। अब एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर क्या क्या है देखो, न्यू इंटर्न टू अ लेबर फोर्स, अ यंग एंड अनएक्सपीरियंस इनएक्सपीरियंस एम्प्लॉय लाइक कॉलेज स्टूडेंट, उनको इंटर्न्स बोलते हैं। इंटर्न्स का मतलब पता चलता है ना, अभी जैसे सपोज कोई सीए कर रहा है, तो सीए का सेकंड लेवल क्लियर होने के बाद, आईपीसीसी क्लियर होने के बाद उसको क्या करना पड़ता है, सीए की फर्म में इंटर्नशिप करना पड़ती है, आर्टिकलशिप करना पड़ती है। डॉक्टर्स होते हैं, उनको भी करना पड़ता है। ऐसे इंजीनियर होते हैं, उनको भी फैक्ट्रीज में काम करना पड़ता है, तो उनको बोलते हैं इंटर्न। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल सोर्स है। दूसरा, द अनएम्प्लॉयड पर्सन हैविंग द वाइड रेंज ऑफ स्किल एंड एबिलिटी। हमने कोई अनएम्प्लॉयड पर्सन को सिलेक्ट किया जिसके पास बहुत सारी एबिलिटी और क्या है, स्किल है। फिर वेल एक्सपीरियंस रिटायर्ड एक्सपर्ट्स लाइक अकाउंटेंट, मैकेनिक्स एक्सेट्रा। हम कई बार क्या करते हैं, जो पुराने होते हैं, अब कोई रिटायर पर्सन है, कोई रिटायर अकाउंटेंट है, कोई रिटायर्ड आर्मी पर्सन है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्सपर्ट है अपने काम में, इसके लिए। ठीक है, और अदर नॉट इन द लेबर फोर्स, जो लेबर फोर्स में नहीं है, ऐसे अलग दूसरे लोग, जैसे टीचर, एडवोकेट, ठीक है, डॉक्टर, चार्टेड अकाउंटेंट्स, साइंटिस्ट, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये थे एक्सटर्नल सोर्सेज, चार, एक दो तीन चार। कहाँ कहाँ से, इंटर्न्स, अनएम्प्लॉयड पर्सन, वेल एक्सपीरियंस पर्सन, और अदर देन नॉट अ लेबर, लेबर को छोड़ के बाकी दूसरे लोग। सूट सूटेबल कहाँ कहाँ पे है, एक्सटर्नल सोर्सेज कहाँ कहाँ पे सूटेबल है, हम कहाँ कहाँ एक्सटर्नल सोर्सेज से रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो दीज सोर्सेज आर सूटेबल फॉर प्रिफरेबल इन द फॉलोइंग केसेस। फॉर द लोअर लेवल ऑफ जॉब, जहाँ पे लोअर लेवल जॉब्स है, वहां पे हमको एक्सटर्नली रिक्रूट करना पड़ता है। क्योंकि देखो, मान लो ये ऑर्गेनाइजेशन है, आप जानते हो ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल होते हैं, 1 2 3, टॉप, बॉटम, सॉरी टॉप, मिडिल, मिडल और बॉटम। अब जनरली यहाँ का इतनी यहाँ प्रमोट होगा, यहाँ का यहाँ प्रमोट होगा, तो यहाँ का कहाँ से आएगा, यहाँ का तो बाहर से आएगा ना। याद रखना, बॉटम लेवल या लोअर लेवल जॉब्स जो होती है, उसके लिए एक्सटर्नल सोर्सेस प्रेफरेबल होते हैं, सूटेबल होते हैं। तो आपको एमसीक्यू के लिए याद रहेगा ना, याद रखना है कि एक्सटर्नल सोर्सेज जो है वो कहाँ पे सूटेबल है। तो एक्सटर्नल सोर्सेज जो है लोअर लेवल जॉब वैकेंसीज के लिए, उसके रिक्रूटमेंट के लिए सूटेबल होते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपांशन, कभी कभी आपकी फर्म का एक्सपांशन हो रहा है। अब एक्सपांशन के केस में मान लो एक फर्म यहाँ चल रही है, एक फर्म अपन ने गुजरात में चल रही है, दूसरी अपन डाल रहे दिल्ली में। अब दिल्ली में भी क्या होगा, जब एक्सपांशन हो जाएगा, एक के दो हो जाएंगे, तो इधर वाले इधर थोड़ी जा सकते, तो इधर कौन संभालेगा। इस केस में हम इंटरनली रिक्रूट नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत भी कर लोगे पर पूरा तो नहीं कर सकते। उस केस में भी आपको आउटसाइड से, बाहर से क्या करना पड़ता है, रिक्रूटमेंट करना पड़ रही है। तो इसको बोलते हैं एक्सपांड होना, एक का दो हो जाना, एक्सपांशन। फॉर दोज और फॉर न्यू जॉब्स फॉर विच सुटेबल पर्सन आर नॉट अवेलेबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कई बार ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि हमको एक नया डिपार्टमेंट चालू करना पड़ रहा है, एक नई पोस्ट है जिसमें है ना इंटरनल पर्सन अवेलेबल ही नहीं है, हम इंटरनल पर्सन को ला ही नहीं पा रहे, कोई ऐसा है ही नहीं सूटेबल कैंडिडेट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो उस काम को जस्टिफाई कर सके, उस पोस्ट को जस्टिफिकेशन दे सके।
उस पोस्ट पे काम कर सके, ऐसी क्वालिफिकेशन ऐसी स्किल नहीं है। तो ऐसी न्यू जॉब वैकेंसीज के लिए हमको क्या करना पड़ता है, बाहर से हायरिंग या सॉरी बाहर से रिक्रूटमेंट करना पड़ती है। तो ये सूटेबिलिटी के 3 क्लॉज थे, ठीक है। अब इसके मेरिट एंड इसके डीमेरिट्स, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा सा ही बाकी है, ठीक है, ज्यादा देर नहीं है। ओके, व्हाट आर द मेरिट्स। अच्छा, अब हम लोग देख रहे हैं कि एक्सटर्नल रिसोर्सेज के क्या मेरिट है। ये एक्सटर्नल सोर्सेज के मेरिट, इट गिव अ वाइड सोर्सेज ऑफ सिलेक्शन एंड इंश्योर अ प्रॉपर सिलेक्शन। अब देखो ये रिक्रूटमेंट का जो एक्सटर्नल सोर्स है ना, इसमें है ना ऑर्गेनाइजेशन को एक सबसे बड़ा बेनिफिट या सबसे बड़ा मेरिट ऐसा है कि इसको वाइड सोर्स मिलते हैं। वाइड सोर्स मतलब बहुत बड़ी रेंज मिलती है सिलेक्शन के लिए और प्रॉपर सिलेक्शन के लिए इंश्योरिटी मिल जाती है कि अच्छा कैंडिडेट हम सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाहर से ला रहे हैं तो अच्छे से लाएंगे चेक करके। इट प्रोवाइड द हाईली इफिशिएंट एंड टैलेंटेड पर्सन, ठीक है। तो ये क्या प्रोवाइड करवाता है अपन को, हाईली इफिशिएंट, बहुत ज्यादा इफिशिएंट एंड टैलेंटेड पर्सनल विद द रिक्वायर्ड स्किल, जो स्किल चाहिए ठीक वैसा ही, उसको ट्रेनिंग भी रहती है उसके पास और उसका एजुकेशन भी उसी फील्ड का रहता है, ठीक है। इट प्रोवाइड अ न्यू एंड मोर इफिशिएंट पर्सन हैविंग इनोवेटिव आइडियाज। अब जो नया नया पर्सन बाहर से आ रहा है ना, जनरली वो बहुत ही अपडेटेड रहता है, एजुकेटेड रहता है, स्किलफुल रहता है और प्लस इनोवेटिव आइडियाज रहते हैं उसके पास नए नए, एंड नॉलेज ऑफ न्यू सिस्टम और न्यू अप्रोच, नई नई अप्रोचेस रहती है और नई नई चीजों का उसके पास क्या रहता है, नॉलेज रहता है नए नए सिस्टम्स का। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि मेरिट बहुत ज्यादा है इसके, 3 ही है बट बहुत अच्छे हैं, पर ये कॉस्टली है, ठीक है। अब इसके डीमेरिट में आएगा वो, देखो क्या लिखा है इसके डीमेरिट, मतलब इससे क्या क्या हानि है, एक्सटर्नल सोर्सेज से फर्म को क्या क्या डीमेरिट्स मिल रहे हैं। इन दिस सिस्टम इफिशिएंट पर्सन में बी टेकन अवे अदर कंसर्न बाय ऑफरिंग मोर बेनिफिट्स। अब होता है क्या है, देखो मेरे यहाँ बहुत साल से बेचारा एक आदमी काम कर रहा था, ठीक है, मैंने उसको बहुत ट्रेनिंग दी, बहुत सिखाया, सब कुछ करा। अब बाहर वाली एक फर्म आई, ठीक है, उसने उसको क्या है अच्छा ऑफर दिया कि भाई तेरे को अच्छा पैसा देंगे आ जा, और उसने छोड़ के वो फर्म ज्वाइन कर ली। तो ये क्या है, एक डीमेरिट है ना, कि एक्सटर्नल सोर्सेज से कई बार क्या होता है, सिस्टम के इफिशिएंट पर्सन में भी टेकन अवे, इफिशिएंट पर्सन को कोई भी टेकन अवे कर लेगा, ले जाएगा दूसरी कंसर्न, दूसरी फर्म ऑफरिंग मोर बेनिफिट, ज्यादा बेनिफिट देके लालच देके ले जाएगी। दिस इज नो एज अ ब्रेन ड्रेन, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन ड्रेन, याद रखना है अच्छे से, ठीक है। अब देवांशी मेरे यहाँ अच्छे से काम करती थी, उसको मैंने 10-15 साल सिखाया, सब कुछ सीख गई वो, ठीक है। अब क्या होगा, धीरे से रानी देखेगी अच्छा ऐसा है, चलो देवांशी कितने देते हो उज्जवल सर, 50,000 देते, चल मैं तेरे को 1 लाख देती हूँ आ जा, और वो तुरंत चली जाएगी। इसको बोलेंगे ब्रेन ड्रेन। इट एडवर्सली अफेक्टेड द मोराले ऑफ एम्प्लॉइज। अब देखो ऐसा जो ये जो एक्सटर्नल सोर्सेज है, इससे अपने एम्प्लॉइज का जो मोराले है ना वो हाई नहीं होता, वो मोराले लो हो जाता है। पता है क्यों, अगर मैं आपको इंटरनली रिक्रूट कर रहा हूँ तो आपका मोराले बढ़ेगा कि नहीं नहीं हमारे सर तो या हमारी ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत अच्छी है, पुराने एम्प्लॉइज को ज्यादा प्रेफरेंस देती है। पर अगर मैं बाहर से ला ला के लोगों को काम पे रखूंगा और आप लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं दूंगा, तो जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है, जो हमारे प्रेजेंट एम्प्लॉइज है, उनका मोराले क्या होगा, डाउन हो जाएगा। तो ये याद रखना, मोराले क्या हो जाता है, एडवर्सली अफेक्ट होता है, लो हो जाता है, जनरली अपन बोल सकते हैं जनरल। इफिशिएंट पर्सनल में लीव द ऑर्गेनाइजेशन, कई बार क्या होता है इफिशिएंट पर्सनल जो होते हैं ना, अच्छे पर्सनल, वो काम छोड़ के चले जाते हैं। इट इंक्रीज द लेबर टर्नओवर, इसकी वजह से लेबर टर्नओवर इंक्रीज होता है। अब कैसा होगा, देखो मैं बाहर से किसी को लेके आओ ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, जो पुराना वाला है ना वो बोलेगा यार हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, अभी पोस्ट खाली थी तो हमको प्रमोट कर सकते थे, तो ये बाहर से लेके आए, छोड़ो हमको काम ही नहीं करना, हम कहीं और जाएंगे, हमारी तो वैल्यू यहाँ नहीं है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि पर्सनल छोड़ के चले जाते हैं। देयर इज अ डिटोरेशन इन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज रिलेशन। डिटोरेशन का मतलब हो जाता है बिगड़ जाना, खराब हो जाना, डिस्टर्ब हो जाना, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन। क्योंकि देखो एक चीज है, बहुत साल से अब देखो देवांशी मेरे यहाँ काम कर रही है और क्या हुआ, एक हायर पोस्ट मैनेजर की पोस्ट खाली थी, देवांशी जस्टिफाई करती थी, देवांशी को वहां पे हम रख सकते थे, पर मैंने क्या किया,
वो पोस्ट रानी को दे दी, तो देवांशी को क्या हो जाएगा, मेरे से कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बोलेगी यार ये उज्जवल सर जो है ना, इनको नॉलेज ही नहीं है कुछ चीज का, इतने साल से मैं कर रही हूँ, मेरे को नहीं रखा, दूसरे को ले आए। तो हमारे बीच में क्या हो जाएगा, मतभेद हो जाएगा, झगड़े हो जाएंगे, या बोल सकते हो रिलेशन थोड़े सॉर हो जाएंगे, डिटोरिएशन हो जाएगा, संबंधों में कड़वाहट आ जाएगी, हार्मनी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये इसके डीमेरिट्स थे, एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज है अच्छे, पर उसके डीमेरिट्स है। तो यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया, व्हाट इज द रिक्रूटमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, उसका मीनिंग, उसका डेफिनेशन, उसके मेरिट्स और उसके डीमेरिट्स। ठीक है, ये अच्छे से एक बार रिफर कर लेना, मैंने भेजे हुए हैं ये ग्रुप के अंदर। ठीक है, और रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाएगा जूम मीटिंग की, मैं डाल देता हूँ आज ग्रुप में ही रात को। और दूसरा ये है कि ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ट वाइज दिया हुआ है, ये भी हम देख लेंगे, और बैठ के पीपीटी के साथ कंपैरिजन करते रहना, कौन सा टॉपिक हुआ है अभी और कौन सा पीपीटी में नहीं है और इसमें नहीं है, मिसमैच हो रहा है, वो टॉपिक मुझे बता देना दोनों। ठीक है रानी और तुम। और दूसरा ऐसा है, सर मेरे पास पीपीटी नहीं है। ग्रुप में भेजा मैंने। ओके। ग्रुप में नहीं, सुन मेरी बात, पीपीटी तूने ही भेजी देवांशी, कॉलेज वाली। हाँ ओके। उस पीपीटी से ये हमने क्लास के पैम्पलेट का मैंने स्कैन करा था, वो है ये। ठीक है, और पैम्पलेट एक आध दिन तू वडोदरा आएगी ना, तो अपना सेकेंड यूनिट का पैम्पलेट भी लेके जाना, वो वाला एएफएस का मेरे पास रखा है। ठीक है, कॉपी सबके लिए लाया हूं मैं, तो एक दिन आओ लेके जाओ, तुम्हारे एग्जाम से पहले विद इन द 10 डेज अपन वो सेकेंड यूनिट पूरा खत्म कर देंगे, और तब तक तुम्हारा एमसीक्यू का मटेरियल भी आ जाएगा, तो वो भी मैं दे दूंगा। ठीक है, तो अभी रोज लेक्चर होगा तुम्हारा ये, तो अपन कवर कर लेंगे, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हाँ। और कोई डाउट हो तो मुझे बताना, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, कोई ऐसा है जो कॉलेज में, और हाँ अगर कॉलेज में तुम अटेंड करते हो तो अभी लास्ट क्लास में अटेंड करना, एमसीक्यू ले लेना, देंगे वो लोग। ठीक है सर आप एफआई को ऑफलाइन पढ़ा रहे हो? हाँ, उनका रोज चलता है। हाँ तो सर कल पैम्पलेट लेने आए। हाँ आ जाओ, तुम्हारा भी होगा अभी क्लास ऑफलाइन मॉर्निंग हाँ में। सर। ठीक है ना, ये 1 तारीख से तुम्हारा टाइम रहेगा 8 बजे का, जिसको ऑफलाइन अटेंड करना है वो कर लेना, जो भी डाउट्स है वो सॉल्व कर लेना, और तुम्हारा ये भी पूरा खत्म कर देंगे, प्रैक्टिकल जो एएफएस का बाकी है ना, यूनिट 2, वो और ये एचआरएम। ठीक है, सर एमबी का ओके सर। रिवीजन एक बार करवा देना। हाँ वो करवा देता हूँ, चलना मैं। ठीक है ना, एक्स्ट्रा ऐसा लेक्चर ले। हाँ नो ले प्रॉब्लम। लूंगा, बट ऐसा हो अगर सपोज तू आ रही होगी तेरी मासी वासी के यहाँ, तो देख लेना, एक बार आ जाना तो करवा देते हैं। बाकी तू एक काम करेगी मेरा देवांशी, पीडीएफ कॉलेज का जो पीपीटी होगा ना लेक्चरर का, वो पीपीटी मेरे को एक बार शेयर कर देना ना, तो मैं सर उस, मेरे में पीपीटी नहीं आ रही है, मेरा तो अकाउंट ही ओपन नहीं हो रहा है। तो चल मैं अरेंज करता हूँ कहीं से, अंकिता को बोलूंगा वो कर देगी। बट वो अपन है सर ना, मैं अपन, भेज दूंगी। हाँ अपन रिवीजन में ना कॉलेज की पीपीटी करेंगे, उसका मेन रीजन ये है कि कॉलेज की पीपीटी में से एमसीक्यू आते हैं बहुत सारे। ठीक है ना, तो अपन उसमें से रिवाइज करेंगे रिवीजन, ओके। मैं बना दूंगा उसको वापस से अच्छे से पूरा, तो मैं करवा दूंगा। ठीक है ना, चलो बंद कर दूं ये रिकॉर्ड। हाँ सर। 1 मिनट तुम लोग एग्जिट हो जाओ, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।